तुर्की में आए भीषण भूकंप ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली है, जबकि हजारों लोग घायल भी हुए हैं। मिडिल ईस्ट के 4 देश तुर्की, सीरिया, लेबनान और इजराइल आज सोमवार सुबह भूकंप से हिल गए। सबसे ज्यादा तबाही एपिसेंटर तुर्की और उसके नजदीक सीरिया के इलाके में देखी जा रही है। तुर्की की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट अल सबाह के मुताबिक देश में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। इस दुर्घटना में 5385 लोगों के घायल होने की खबर है। सीरिया में 386 लोग मारे गए और 639 जख्मी हैं। दोनों देशों में मरने वालों की कुल संख्या करीब 1300 बताई गई है। लेबनान और इजराइल में भी झटके महसूस किए गए, लेकिन यहां नुकसान की खबर नहीं है। भूकंप का एपिसेंटर तुर्की का गाजियाटेप शहर था। यह सीरिया बॉर्डर से 90 किलोमीटर दूर है, इसलिए इसके आसपास के इलाकों में ज्यादा तबाही हुई। इसका असर भी दिख रहा है। दमिश्क, अलेप्पो, हमा, लताकिया समेत कई शहरों में इमारतें गिरने की खबर है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की में आए भूकंप में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की संवेदनाएं तुर्की के साथ है। भारत सरकार मदद के लिए राहत सामग्री के साथ एनडीआरएफ और मेडिकल टीमों के साथ खोज और बचाव दलों को तुर्की भेज रही है। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक 7.8 तीव्रता के भूकंप के बाद 78 आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड किए गए। इन सबकी तीव्रता 4 से 5 के बीच रही। पहले भूकंप के बाद आए 7 झटकों की तीव्रता 5 से ज्यादा थी। एक्सपर्ट का कहना है कि अगले कुछ घंटों और दिनों तक आफ्टर शॉक्स महसूस किए जाएंगे। अडानी मुद्दे सरकार पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सरकार सदन में अडानी पर चर्चा से डर रही है। अडानी ग्रुप को लेकर मचा हुआ बवाल अब संसद से निकलकर सड़क पर आ गया है। आज देश भर में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। हमेशा से कांग्रेस पार्टी का यह आरोप लगा रहा है कि केंद्र सरकार का अडानी की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है, और अब जब अडानी पर हिंडनबर्ग ने एक आरोप लगाया है, तब कांग्रेस पार्टी खुलकर केंद्र सरकार को अडानी मामले घेर रही है। अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर संसद के दोनों सदनों में आज सुबह से काफी हंगामा हुआ। एक और विपक्ष इस पर चर्चा कराने की मांग पर अड़ा रहा, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने देश भर में एलआईसी और एसबीआई के ऑफिस के बाहर अडानी ग्रुप के वित्तीय लेन देन की जांच संसदीय पैनल यानी कि जेपीसी से या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से करवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पिछले कई दिनों से राहुल गांधी इस मामले चुप थे, लेकिन आखिरकार आज राहुल गांधी भी इस मामले में कूद गए हैं। राहुल गांधी हमेशा ही अडानी को लेकर सवाल उठाते आए हैं और आज फिर एक बार राहुल गांधी अडानी को लेकर सरकार पर हमलावर हुए। हंगामे के बीच आज दोनों सदनों की कार्यवाही को मंगलवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस पर कहा कि सरकार अडानी पर संसद में बहस नहीं चाहती है, सरकार डरी हुई है। मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि अडानी पर संसद में बहस ना हो। मैं पिछले 2-3 सालों से ये मुद्दा उठा रहा हूं कि अडानी के पीछे आखिरकार कौन सी शक्ति है, ये सामने आना ही चाहिए। काफी सालों से मैं बोल रहा हूं सरकार के बारे में कि हम दो हमारे दो। सरकार नहीं चाहती और सरकार डरी हुई है कि पार्लियामेंट में अडानी जी के बारे में डिस्कशन हो जाए, मगर सरकार को डिस्कशन अलाउ करना चाहिए। आप देखना पूरी कोशिश होगी, और ये सरकार नहीं, मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में अडानी जी का डिस्कशन ना हो जाए। उसका कारण है, कारण आप जानते हैं, तो पूरी कोशिश होगी कि अडानी जी पे डिस्कशन ना हो। मैं अब 2-3 साल से ये मुद्दा उठा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इस पे डिस्कशन हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जो हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर कैप्चर किया गया है, उसके बारे में डिस्कशन हो, और अडानी जी के पीछे कौन सी शक्ति है
वो भी देश को पता लग जाए। एक और संसद से लेकर सड़क तक अडानी को लेकर बवाल मचा हुआ है। वहीं दूसरी ओर शेयर बाजार भी लगातार अडानी के मुद्दे गिरावट दर्ज कर रहा है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद से ही अडानी ग्रुप के शेयरों में भी लगातार गिरावट देखी जा रही है। रिपोर्ट 24 जनवरी को आने के बाद से ही अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर 3 दिन में करीब 55% टूट चुके हैं। आज सोमवार को सुबह 5% की गिरावट भी दर्ज की गई। बाद में शेयर ने थोड़ी सी रिकवरी की और 2% गिरकर 1554 पर अडानी का शेयर बंद हुआ। उधर ब्रिटिश लैंडर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने मार्जिन लोन पर कोलेटरल के रूप में अडानी ग्रुप के बॉन्ड को लेना बंद कर दिया है। इससे पहले सिटी ग्रुप और क्रेडिट स्विस बैंक भी ऐसा कर चुका है। न सिर्फ कांग्रेस पार्टी, सभी विपक्षी दल अडानी मुद्दे सरकार को घेरे हुए हैं। आज विपक्षी दलों ने संसद में ही गांधी जी की प्रतिमा के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए मामले का विरोध भी किया। कांग्रेस समेत 15 विपक्षी पार्टियों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार आम लोगों के पैसे का इस्तेमाल अपने दोस्तों की मदद के लिए कर रही है। विपक्ष की मांग है कि सरकार इस मुद्दे पर संसद में चर्चा होने दे। अडानी ग्रुप पर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, अडानी ग्रुप के मार्केट वैल्यू पर काफी असर हो रहा है। अडानी ग्रुप लगातार मार्केट में गिरता जा रहा है। शेयरों में भारी गिरावट के बाद गौतम अडानी की नेटवर्थ $19 बिलियन हो गई है, जो पिछले साल करीब $150 बिलियन करीब थी। आज सोमवार को जारी की गई फोर्ब्स की अमीरों की रियल टाइम लिस्ट में अडानी 21वें स्थान पर आ गए हैं। शुक्रवार को वो 22वें स्थान पर थे, लेकिन आज थोड़ी सी रिकवरी करते हुए वे 21वें स्थान पर पहुंचे हैं। 27 फरवरी के पहले अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे और एशिया में तो वो पहले नंबर पर थे। अडानी मामले अब लगातार सरकार पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। अडानी ग्रुप पर तो दबाव है ही, लेकिन मोदी सरकार पर भी लगातार दबाव है और खासकर जेपीसी कमेटी, जिसका इतिहास भी वीएनएम टीवी पर हम आपको बता चुके हैं। जब जब जेपीसी कमेटी बनी है, सरकार पर कहीं ना कहीं संकट आया है। अब अडानी मामले क्या मोदी सरकार भी संकट में है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। गुजरात के वडोदरा कॉरपोरेशन के 2022-2023 के रिवाइज बजट और 2023-2024 के ड्राफ्ट बजट पर समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने जानकारी दी। જે પ્રકારે કમિશનરશ્રી તરફથી આવેલું બજેટ, એમાં જે સ્થાયી સમિતિએ ચર્ચા વિમર્શ નિષ્કર્ષ બાદ એક પરામર્શના અંતે જે પણ ફેરફાર છે એ આપણા માધ્યમથી શહેરીજનો સમક્ષ રજૂ કરવાની એક આપની સાથે ચર્ચા કરી રહ્યો છું। એમાં ખાસ કરીને જે પ્રકારે કમિશનરે આ વર્ષનું જે બજેટ હતું એ સૌથી મોટું બજેટ આપ્યું હતું। એમાં 4761 કરોડનું ડ્રાફ્ટ અને રિવાઇઝ બજેટ હતું। એમાં સ્થાયી સમિતિએ સુધારા કરીને 4830 કરોડ એને બનાવ્યું છે। એમાં ખર્ચમાં 5% જેટલો લમસમ ખર્ચના ઘટાડો કર્યો છે અને 10 થી 15% જે વિકાસના કામો છે એમાં અન્ય આવકના સ્ત્રોત વિચારીને એમાં વધારો પણ કર્યો છે। જે પ્રકારે જે આ બજેટ આવ્યું છે એમાં બાકીના જે પણ કામ છે, વિગત છે એ આપણા સમક્ષ મૂકીશ, પરંતુ જે હાઇલાઇટ્સ છે એ હાઇલાઇટ્સ આપણી સમક્ષ જો વાત કરું તો આ વર્ષે જે પ્રકારે આપણે વાત મૂકી છે એમાં કેટલાક ઠરાવ અને સૂચન જે કર્યા છે એની વાત મૂકું તો એમાં સભાસદશ્રીઓના જે ગ્રાન્ટ છે એમાંથી એમાં ખુલ્લા મેદાનો, ગ્રીન બેલ્ટ અને સોસાયટીના કોમન પ્લોટોમાં લોકોની એક માગ હતી કે પોતાના વિસ્તારમાં આ પ્રકારની જગ્યામાં રમતગમત અને કસરતના સાધનો મૂકવામાં આવે। આ તમામ વાતને ધ્યાને રાખીને આ એક ઠરાવ પહેલો મંજૂર કર્યો છે। સાથે જો વાત કરીએ તો જે કરદર કમિશનરશ્રી તરફથી આવ્યું હતું એને કોઈપણ ફેરબદલ વગર જે હતું એને મંજૂર કર્યું છે। કેટલીક લાગતોમાં સુધારા કર્યા છે, કેટલાકમાં ઘટાડા પણ કર્યા છે। જે પ્રકારે સૂચન છે અમારા સ્થાયી સમિતિઓના સભ્યોના, એ જો પહેલી વાત કરું તો વડોદરા શહેરમાં આવેલી જેટલી પણ જીઆઈડીસી અને અન્ય એસ્ટેટ્સ છે જેમાં માગણી હતી સ્ટ્રીટ લાઇટ સહિતની સુવિધાઓ, એણે પણ આજે મંજૂર કરી છે।
સૂચન કર્યું છે। એ સિવાય 100 ટનથી ઓછો જ્યાં ડામરનો વપરાશ હોય એ 100 ટનથી ઓછા ડામરનો વપરાશ કોર્પોરેશનના પોતાના જ પ્લાન્ટના માધ્યમથી એ બનાવવામાં આવે અને રોડ તોડીને બનાવવામાં આવે, જેથી કરીને આપણી બધાની સમસ્યા છે રોડ ઉપર લેયર પર લેયર જે વધે છે એમાં પણ ઘટાડો થાય। આ સિવાય સામૂહિક જનતાને જે લાભ આપતી અને એના પોતાના કામોને રજૂ કરતી જે વાત છે એમાં જન્મ મરણ અને લગ્ન આ જે ઓફિસ છે એને નવીનીકરણ થાય, જગ્યા પણ શોધી અને એમાં તાત્કાલિક અમલ થાય। સાથે સાથે જ્યાં યુસીડીની ઓફિસ આરાધના સિનેમા પાસે છે અત્યારે એ પણ જર્જરિત થઈ છે, એને પણ વ્યવસ્થિત રીતે નવો ઓપ આપીને એ સરકારની યોજનાઓના જે ગ્રાન્ટ અથવા જે પણ ગરીબ મધ્યમ વર્ગ લોકોને એનો લાભ થતો હોય છે એ સીધું ત્યાં પહોંચે એ પ્રકારની એક સુવિધા। અને સાથે સાથે વડોદરા કોર્પોરેશનની પોતાની જે મિલકતો જર્જરિત થઈ ગઈ છે અને જેને વાણિજ્ય હેતુ અને આર્થિક ઉપાર્જન માટે અને લોક ઉપયોગી કામમાં આવે એ હેતુથી એ મિલકતોને પણ વ્યવસ્થિત રીતે બનાવવામાં આવે એવું એક સૂચન છે। વર્ષોથી જે આપણે જોયું છે કે આંગણવાડી આખા શહેરમાં ઘણી બધી જગ્યા ઉપર 75થી 80% જગ્યા પર બની ગઈ છે, છતાં હજુ ક્યાંક બનાવવાની બાકી હોય તો એ પણ 50થી ઉપરાંત જે પણ આંગણવાડી નવીન બનાવવાની છે એમાં પોતે અને સરકારને સાથે CSRનો પણ ઉપયોગ કરીને બનાવવાની એક બધા મિત્રોની સાથે चर्चा કરી ઉપયોગમાં લેવાય। गुजरात सरकार और वडोदरा कॉरपोरेशन द्वारा करोड़ों की लागत से बनाया हुआ राज्य का सबसे लंबा फ्लाईओवर ब्रिज सिर्फ 1.5 महीने में भ्रष्टाचार की कहानी कह रहा है। गुजरात राज्य का सबसे लंबा फ्लाईओवर ब्रिज वडोदरा शहर में बनाया गया है। हाल ही में गुड गवर्नेंस डे यानी कि 25 दिसंबर को अटल जी के जन्म दिवस पर वडोदरा शहर के निवासियों को गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अटल ब्रिज की सौगात दी थी। सिर्फ 1.5 महीने में अटल ब्रिज पर बनाई गई सड़क ने खुद गुणवत्ता विहीन कार्य की पोल खोल दी है। कॉन्ट्रैक्टर द्वारा यहां सड़क निर्माण में जो धांधली दिखाई गई है वो अब साफ साफ सड़क पर दिखाई पड़ रही है। आनन फानन में जल्दबाजी में किए गए ब्रिज निर्माण की सड़क अपने आप पूरा किस्सा बयान कर रही है। सड़क जगह जगह से उखड़ रही है, जिस पर अब सवालिया निशान लगना लाजमी है। करोड़ों रुपए की लागत से इस ब्रिज का निर्माण कई सालों में हुआ है, लेकिन कुछ ही महीनों के भीतर यहाँ की सड़क उखड़ी उखड़ी नजर आ रही है, जिस पर सवाल उठना लाजमी है। आरटीआई अधिनियम 2005 मुजब जे अमे माहिती मांगी थी आ 25/12/2022 रोज जे आ ब्रिजનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું, મુખ્યમંત્રીના હસ્તે ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું। આ બ્રિજ પર અમે લોકો અવારનવાર ચર્ચા પણ કરી છે કે ભાઈ આ જે બ્રિજ છે એને ઉતાવળે જે કહેવાય છે કે આંબા પાકવાની કોશિશ કરી રહી છે। જે કહેવાય છે કે આરટીઆઈમાં જવાબ એવો છે કે ભાઈ હજુ તો કમ્પ્લીશન સર્ટિફિકેટ હજુ મને આપવામાં આવ્યું નથી, એટલે કહેવાનો મતલબ કંઈક ને કંઈક અધૂરી કામગીરી કરવામાં આવી છે। સાથે તમે જોઈ શકો છો કે આ બ્રિજ પર જે પ્લમ્બિંગનું કામ બાકી છે, સર્વિસ રોડનું કામ બાકી છે, કલરનું કામ બાકી છે, સાથે સાથે લાઇટિંગનું કામ બાકી છે, છતાં પણ આ બ્રિજને કેમ ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું એ સમજાતું નથી। સાથે કહેવાય છે કે 222 કરોડના ખર્ચે જે આ બ્રિજનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ કંઈક ને કંઈક બેદરકારી જોવા મળે છે। ઘણી વખત અકસ્માત થતા હોય છે। આજે પણ તમે જોઈ શકો છો 1 મહિનાની અંદર જ બ્રિજની ઉપર જે ખાડા પડી રહ્યા છે ત્યારે પણ પેચવર્ક કરવામાં આવે છે, એટલે કંઈક ને કંઈક આ કાળા ડામરની અંદર કાળો ભ્રષ્ટાચાર જોવા મળે છે। એટલે આપણા મીડિયાના માધ્યમથી અમારી અપીલ છે વડોદરા શહેરના મેયર, કમિશનર, ચેરમેન તપાસ કરવી જોઈએ। સાથે સાથે અમે પણ આવનારા દિવસોમાં વિજિલન્સ તપાસની માંગણી કરવાના છે। वडोदरा में 230 करोड़ के खर्च से गुजरात में सबसे लंबा फ्लाईओवर ब्रिज बनाने का गर्व लेते हैं, तो जिसके उद्घाटन 25 दिसंबर जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी साहब के नाम पर रखा हुआ ये अटल ब्रिज, जिसमें राज्य सरकार का ब्रिज बनाने में फाड़ा है, तो वो ब्रिज पे 40 दिन के अंदर कई जगह पे गाबड़े पड़ गए और खड्डे पड़ गए, रोड उखड़ गया है ऊपर का। इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री को जो व्हाट्सअप नंबर उन्होंने कंप्लेंट करने के लिए दिया हुआ है, वो व्हाट्सअप नंबर पे मैंने कंप्लेंट किया है कि ये ब्रिज पर अभी 40 दिन में जब खड्डे पड़ गए हैं, रोड उखड़ने लगा है और नीचे से कपची निकलने लगी है, तो इसके ऊपर एक कमेटी बनाई जाए। गुजरात इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट गेरी जिसको बोलते हैं,
उसके तज्ञों को लाया जाए। रोड एंड बिल्डिंग R&B के जो तज्ञ इंजीनियर्स हैं उनको भी साथ में कमेटी में जोड़े जाए। और स्टेट विजिलेंस कमिश्नर, जब राज्य सरकार के फंड से ये बना हुआ ब्रिज है तो स्टेट विजिलेंस कमिश्नर को तीनों की बना के कमेटी बना के इसके ऊपर एक तपास की जाए कि ये ब्रिज पर जब रोड बना तब कौन कॉरपोरेशन के सुपरवाइज़र थे, इंजीनियर थे, जिसको अच्छा बनने का, अच्छी गुणवत्ता वाला बनने का जो सर्टिफिकेट देते हैं, जो साइन करते हैं। वडोदरा के नवनिर्मित अटल ब्रिज की सड़क उखड़ जाने पर सड़क बनाने वाले रणजीत बिल्डकॉन लिमिटेड कंपनी के सिविल इंजीनियर हेमंत पटेल ने VNM टीवी समक्ष अपना पक्ष रखा। नहीं, ब्रिज का जो बहुत टाइम से था पर ये हाल कोई ख़राब है नहीं। ये क्या था कि जब हमने पहली बार जब डामर काम चालू किया तो जून में चालू किया था, जून मिड में। तो उस टाइम क्या था कि बारिश होने के चांसेस, हमने बारिश आई नहीं थी तो हमने रोड का काम चालू किया। और उसी दिन क्या था कि नीचे के जो पानी के बरसात का पानी जाने के लिए जो होल है हम लोगों ने ये बंद कर दिए थे, क्योंकि डामर काम के दरमियान वो नीचे गिर ना जाए डामर, और नीचे व्हीकल के ऊपर गिरे नहीं, इसलिए पूरे होल बंद कर दिए थे टेम्पररी। तो और जैसे ही डामर हमने कंप्लीट किया, रात को जमकर बारिश हुई, पूरा ये ऊपर डेक था वो पूरा भर गया था, क्योंकि ये पानी जाने का रास्ता बंद था इसलिए। और दूसरा क्या था, वो जून में हमने डामर काम किया था एंड देन अपना ब्रिज ओपन हुआ दिसंबर में। तब तक 6 महीने तक ये रोड ऐसे ही पड़ा रहा है, क्योंकि ये कैसा डामर रोड में एक सिस्टम होती है, थोड़ा करके थोड़ा है क्या 1-2 महीने में अगर ट्रैफिक जितना जल्दी चालू हो उतना इसकी स्ट्रेंथ और टायर रोलिंग से क्या है ये मजबूत होता है। पर वो पड़ा रहा है, इसलिए ये प्रॉब्लम इनिशियल लेवल पे आया था। ऊपर की जो फर्स्ट लेयर ऑफ सरफेस होती है 5 mm जैसी, वही ख़राब हुई थी, बाकी और कुछ नहीं था। मानते हो कि हर बारिश में यही तकलीफ होगी? नहीं, हर बारिश में नहीं। अभी ये खाली नहीं, ये क्या था, काम किया और तुरंत बारिश गिरी, ख़त्म हुआ। और उसके बाद इस रीजन से, बाकी सब में क्या है कि हमने आफ्टर मानसून काम हुआ था, उस टाइम बारिश थी नहीं तो काम ऐसे ही बढ़िया। बाकी सब जो ब्यूटीमैन की जो बातें कर रहे हैं, थिकनेस की बातें कर रहे हैं, सब ओके है। अगर बिछाने, अगर अभी 1.5 महीने हुए लोकार्पण को, तो फिर ये कारपेट बिछाने की जरूरत क्यों पड़ी? यही के ऊपर का जो सरफेस रफ था तो उनको सबको ऐसा लग रहा था खराब हो गया, इसलिए हम लोगों ने उसको एक स्मूथ कर दिया, और कुछ नहीं है। इस मामले कांग्रेस की विपक्ष नेता अमीर रावत ने भी अटल ब्रिज निर्माण में हुई धांधली पर आवाज उठाते हुए रोष जताया। बहुत दुख की बात है, 25 दिसंबर को जो ब्रिज का इनॉग्रेशन हुआ, 1.5 महीना भी नहीं हुआ है, और उसमें अभी से जो एसफाल्ट है, डामर जिसको बोलते हैं गुजराती में, वो ब्लीड करना शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं इसमें खूब बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, डिज़ाइन में कुछ कमियां रह गई है, इसकी शंका होती है। और लगता है कि इसमें एक कॉन्ट्रैक्टर PMC सब मिले हुए हैं। तो हमने आज एक पत्र लिख के डिमांड की है कि इसकी एक इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए, और अगर जांच में डिज़ाइन या कहीं भी कहीं कमी नज़र आए तो उसको दुरुस्त करना चाहिए, और उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट रिलीज़ करनी चाहिए। साथ ही वडोदरा शहर के जितने भी फ्लाईओवर्स और ब्रिजेज है, सब में कोई ना कोई टेक्निकल डिज़ाइन फॉल्ट की वजह से कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कहीं कंजेशन हो रहे हैं। कोई ना कोई लालबाग ब्रिज पे तो आपको ट्रैफिक सर्कल लगाना पड़ा, 1 वे ब्रिज करना पड़ा। फतेहगंज में 7 लोग ने एक ही स्पॉट पे एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है। तब मैंने डिमांड यह भी की है कि सारे जो फ्लाईओवर्स है उसके ट्रैफिक के एक्सपर्ट्स को साथ रख के, ट्रैफिक कमिश्नर के साथ संकलन करके एक रिपोर्ट होना चाहिए, और उस हिसाब से जो भी उसमें सजेशंस दिए जाए उस हिसाब से हर ब्रिज पे कार्यवाही करके लोगों के लिए ये ब्रिज सेफ बनाने चाहिए। और ये सबसे लंबे ब्रिज की बात करें तो उसके 230 करोड़ राज्य सरकार ने कमिट किए थे, और इसका अनाउंसमेंट राज्य सरकार के बजट में हुआ था। पर आज उसके सिर्फ 76 करोड़ राज्य सरकार ने दिया, बाकी के 156 करोड़ वडोदरा के शहर के टैक्स पेयर्स के पैसे से ये ब्रिज में यूज़ हुए हैं। तब हमारी डिमांड ये है कि 156 करोड़ इमीडिएटली राज्य सरकार से रिकवरी की जाए, क्योंकि ब्रिज का इनॉग्रेशन भी हो गया। अब कब तक ये पैसे नहीं आएंगे और कब तक वडोदरा शहर ये ब्रिज के पैसे बेयर करेंगे? इसी पैसों के डिले की वजह से ब्रिज का काम भी डिले हुआ है, और जो ब्रिज 2-3 साल में ख़त्म होना था तो 6-7 साल के बाद ख़त्म हुआ है, और लोगों को खूब परेशानियां इस ब्रिज की वजह से भी भुगतनी पड़ी है। वहीं स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल से पूछे जाने पर उन्होंने ब्रिज का निर्माण अभी अधूरा होने की बात कही। आप जे बात करो છો અટલ બ્રિજ ખૂબ લોક ઉપયોગી બની ગયો છે અને બનતો જ રહેશે। આ બ્રિજ ઉપર જે પ્રકારે હાલમાં જે આપ બતાવો છો એ નાના મોટા પેચમાં આ વિષય થયો છે, છતાં હજુ એના ઉપર હજુ પણ સિલકોટ અને અન્ય કામ બાકી છે।
એ 3 મહિનાની આસપાસ બાદ કરવાના છે, એટલે કોન્ટ્રાક્ટરના ઇજારામાં સ્કોપમાં જ છે, એટલે કોઈ ચિંતાનું કારણ નથી. હાઈકોર્ટના નિર્દેશ બાદ જે પણ કામગીરી વિભાગે કરી છે એને આવનાર સમયમાં ચકાસીશું. અત્યારે જે પણ ત્યાં કામગીરી થઈ છે એને તમામ સિસ્ટમમાં આવરીને ફરીથી એને રીયુઝ શું થઈ શકે છે જોઈશું. अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन गुजरात के अहमदाबाद के दौरे पर पहुंची और यहां उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे संगठन के कार्यक्रम में हिस्सा लिया. अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं. इस दौरान अहमदाबाद में हिलेरी क्लिंटन ने सेल्फ एम्पावर्ड वुमेन एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने SEWA की संस्थापक, सामाजिक कार्यकर्ता और गांधीवादी इला भट्ट को श्रद्धांजलि दी. हिलेरी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली गर्मी अनौपचारिक क्षेत्रों में महिला मजदूरों के लिए एक अतिरिक्त चुनौती है. एक वैश्विक क्लाइमेट रेसिलियंस फंड इस चुनौती से निपटने में मदद करेगा. क्लिंटन ने यह भी कहा कि इस बारे में चिंता कर रहे लोगों का एक समूह क्लाइमेट रेसिलियंस फंड शुरू करने में मदद करने के लिए साथ आया है. ये दुनिया में अपनी तरह का पहला फंड होगा. उन्होंने SEWA की निदेशक रीमा नाणावती से बात की है कि गर्मी नई चुनौती है क्योंकि ये महिला ट्रेड यूनियन के सदस्यों के हर काम को प्रभावित करेगी. उन्होंने कहा कि फिर चाहे आप निर्माण क्षेत्र में कार्यरत हो या फिर कचरा रिसाइकल, फेरी वाले, फुटपाथ पर सामान बेचने वाले, किसान या फिर प्लास्टिक के क्षेत्र में महिलाओं पर पर्यावरण में आ रहे बदलावों से गर्म होते मौसम का असर पड़ा है. इससे महिला कामगारों की आय भी काफी प्रभावित हुई है. हिलेरी बहन यहाँ पर इला बहन को ट्रिब्यूट देने आई थी. उनके फैमिली में जाके उनको ट्रिब्यूट दिया. उसके बाद अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और टोरेंट पावर ने मिलके ये उनके लिए एक अनावरण आज करना था, जो हिलेरी बहन के हाथ से हमने करवाया.